नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12 के बच्चों के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीरीज की यह 6वीं वीडियो। जी, आज यह 6वीं वीडियो है। इससे पहले हमारे चैनल पे 5 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। आप सभी बच्चों से निवेदन है कि उन 5 वीडियोज़ को शुरू से अंत तक देखें और रोज़ाना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करें। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, परीक्षा में आपका प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा। तो आइए, इस सीरीज की 6वीं वीडियो की शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों, पूछता है कि हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1950। लिख दीजिए और स्पष्ट हो जाएगा। यानी निम्न में से किसको सन 1950 में नोबेल प्राइज पुरस्कार साहित्य के लिए प्राप्त हुआ था। जी, आपको बताना है कि निम्न में से किसको 1950 में साहित्य का नोबेल मिला था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, विलियम वर्ड्सवर्थ को, बर्ट्रैंड रसेल को, या इनमें से किसी को नहीं। बताइए बच्चों, 1950 में निम्न में से किसको साहित्य का नोबेल मिला था? बच्चों, आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी, बर्ट्रैंड रसेल। जी बच्चों, बर्ट्रैंड रसेल। और इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में 41 नंबर पेज पर आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड नामक चैप्टर देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेंसरशिप ऑन प्रेस इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग। यानी आपको बताना है कि प्रेस पर कब सेंसरशिप लगा दिया जाता है। फ्लड्स के दौरान, एमरजेंसी के दौरान, इलेक्शंस के दौरान, या इनमें से कभी नहीं। तो बच्चों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एमरजेंसी। जी, प्रेस पे एमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान सेंसरशिप इम्पोज मतलब लगा दिया जाता है। और बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में डोरोथी एल सेयर्स की रचना हाउ फ्री इज द प्रेस देख सकते हैं। नंबर 3 कह रहा है बच्चों कि द लास्ट ऑफ ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ। आपको बताना है कि जो प्री हिस्टोरिक जो पीरियड रहा है ना, उसका सबसे जो लास्ट इन्वेंशन था वो क्या था? राइटिंग का था, या रीडिंग का था, या कुकिंग का था, या नॉन ऑफ दिस था? तो बच्चों, इसका सही जवाब होगा राइटिंग। क्या था बच्चों? राइटिंग। या राइटिंग वाज द लास्ट ऑफ ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन, है ना। तो यहाँ पे राइटिंग सही हो जाएगा। और इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं बर्ट्रैंड रसेल की रचना आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। नंबर 4 देखते हैं बच्चों। एच.ई. बेट्स फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ईयर्स ओल्ड। आपको बताना है कि एच.ई. बेट्स साहब का पहला उपन्यास, है ना, कितने वर्ष की आयु में पब्लिश हुआ था। यानी कितने वर्ष के एच.ई. बेट्स थे तब इनका फर्स्ट नोवेल पब्लिश हुआ था। तो बच्चों, इसका सही जवाब होगा 21। जी, यह 21 वर्ष के थे तब फर्स्ट नोवेल इनका पब्लिश हुआ था। और इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में बच्चों 82 नंबर पेज पे एच.ई. बेट्स की रचना द अर्थ देख सकते हैं। नंबर 5 कहता है कि हु एज्यूम दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग। यानी आपको ये बताना है कि निम्न 4 ऑप्शंस में से किसको ये लगता था कि रीडर्स को, पाठक को, पढ़ने वाले लोगों को कुछ भी उनसे विश्वास कराया जा सकता है। यानी वे लोग किसी भी चीज़ पे विश्वास कर लेंगे, ऐसा मानना किसका था? जॉन एंडरसन का था, या मुसोलिनी का था, या बिस्मार्क का था, या हिटलर और नॉर्थक्लिफ का था? याद रखिएगा बच्चों, हिटलर और नॉर्थक्लिफ का ये मानना था कि रीडर्स को उनसे कुछ भी उनसे सच मनवाया जा सकता है। तो 5 का डी सही होगा, हिटलर एंड नॉर्थक्लिफ। और इसके लिए आप डोरोथी एल सेयर्स की रचना हाउ फ्री इज द प्रेस देख सकते हैं। बच्चों, नंबर 6 कहता है कि देयर इज अब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू इज ए लाइन फ्रॉम। आपको बताना है कि यह जो पंक्ति है ना कि देयर इज अब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, यानी तुम्हारे जैसे लड़के का कोई भविष्य नहीं है, यह पंक्ति निम्न में से किस चैप्टर से ली गई है? द अर्थ से ली गई है, आई हैव अ ड्रीम से ली गई है, द आर्टिस्ट से ली गई है, या ए चाइल्ड इज बॉर्न से ली गई है? बच्चों, इसका सही जवाब होगा द आर्टिस्ट। यस, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर द आर्टिस्ट।
यह जो पंक्ति है कि तुम्हारे जैसे बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, द आर्टिस्ट नामक चैप्टर से ली गई है। और इसके लिए बच्चों आप अपनी टेक्स्ट बुक में 48 नंबर पेज पे सिगा नोया की रचना द आर्टिस्ट देख सकते हैं। नंबर 7 है कि इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। आपको बताना है कि इन सब के बीच भारत जो है ना वो बदला नहीं है, और यही नहीं बदलना इसकी क्या है, गौरव है। यह जो पंक्ति है ना किस चैप्टर से ली गई है, भारत इज माई होम से, द अर्थ से, ए पिंच ऑफ स्नफ से, या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से यह पंक्ति ली गई है। और इस पंक्ति को कहने वाले और कोई नहीं बल्कि महात्मा गांधी हैं। नंबर 8 चलते हैं बच्चों। नंबर 8 कहता है कि हु डजंट सी पीपल फॉर वीक्स एंड मंथ्स। आपको बताना है कि निम्न में से कौन लोगों से सप्ताहों और महीनों नहीं मिलता है ना? कौन? मिनिस्टर की, प्रोफेसर्स की, ट्रेडर्स या नॉन? याद रखिएगा मिनिस्टर्स। यस, मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स एंड मंथ्स, यानी मंत्रीगण जो होते हैं ना वे आम लोगों से सप्ताहों और महीनों नहीं मिल सकते हैं, नहीं मिल पाते हैं, समय नहीं होता उनके पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए सही होगा। और संदर्भ के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में मनोहर मालगांवकर की रचना ए पिंच ऑफ स्नफ देख सकते हैं। नंबर 9 कहता है वाज अ ग्रेट ओरेटर। आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक महान वक्ता था? जी, महान वक्ता था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू या जॉन डन? तो बच्चों पंडित नेहरू भी वक्ता थे, गांधी जी वक्ता थे, लेकिन टेक्स्ट बुक के हिसाब से ग्रेट ओरेटर किसको कहा गया है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा गया है। और ये कहाँ कहा गया है? 33 नंबर पेज पे देखिए, आई हैव अ ड्रीम, वहाँ पे कहा गया है। अतः 9 का ए होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ग्रेट ओरेटर। नंबर 10 देखिए बच्चों, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक इज ए लाइन फ्रॉम। आपको बताना है कि यह जो पंक्ति है ना कि हमारा अतीत जो है ना वो न तो निष्क्रिय है, नहीं मरा हुआ है, वह जीवित है और वह बिल्कुल सक्रिय है। यह जो पंक्ति है कहाँ से ली गई है? भारत इज माई होम से, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, आई हैव अ ड्रीम से, या हाउ फ्री इज द प्रेस से? बच्चों यह जो पंक्ति है ना, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक, यह लिया गया भारत इज माई होम से। और बच्चों इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में डॉक्टर जाकिर हुसैन की रचना भारत इज माई होम देख सकते हैं। नंबर 11 कहता है कि परलेस बक ब्लेम्स द रूल फॉर ऑल द इल्स इन इंडिया, यानी भारत में सारी समस्याओं के लिए परलेस बक किसको ब्लेम करती हैं, किसको जिम्मेदार मानती हैं, किस पर आरोप लगाती हैं? फ्रेंच रूल पे, होम रूल पे, इंग्लिश रूल पे, या इनमें से किसी पे भी नहीं? याद रखिएगा बच्चों, इंग्लिश रूल पे। जी, अंग्रेजों के शासन पे, और अंग्रेजों को वो ब्लेम करती हैं भारत में हर समस्याओं के लिए। अतः 11 का सी होगा कि परलेस बक ब्लेम्स द इंग्लिश रूल फॉर ऑल द इल्स इन इंडिया। और इसके लिए आप 95 नंबर पेज ओपन करेंगे और इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई पढ़िए, वहां पे ये मिल जाएगा। नंबर 12 कहता है बच्चों कि लिप द डॉग वाज बॉट फॉर 85, यानी लिप जो कुत्ता था नटालिया का ना, उसको 85 में खरीदा गया। वो 85 रूबल्स थे, या डॉलर्स थे, या पाउंड्स थे, या रुपीज थे? बताइए बच्चों। जी, रूबल्स होगा। सही बताया आपने, क्या होगा? रूबल्स होगा। लीप द डॉग वाज बॉट फॉर 85 रूबल्स। जी, लीप नामक कुत्ते को 85 रूबल्स में खरीदा गया था। रूबल्स जो है ना रूस की मुद्रा है। अतः 12 का ए सही होगा बच्चों। और इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में एंटन चेकोव की रचना ए मैरिज प्रपोजल देख सकते हैं। नंबर 13 कहता है बच्चों कि हु वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। आपको बताना है कि निम्न में से कौन महात्मा गांधी से बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित था? नानू काका प्रभावित थे, जॉन डन प्रभावित थे, सरदार पटेल प्रभावित थे, या मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्रभावित थे? तो बच्चों यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। 13 का डी सही होगा। और इसके लिए आप बच्चों मार्टिन लूथर किंग जूनियर की स्पीच आई हैव अ ड्रीम देख सकते हैं। नंबर 14 कहता है नानू काका टाइड अ ह्यूज टर्बन ऑन हिज हेड। नानू काका ने अपने सर पे एक बड़ी पगड़ी बांध रखी थी। वो पगड़ी किस रंग की थी? रेड थी, व्हाइट थी, ऑरेंज थी, या इनमें से कोई नहीं? बच्चों सही जवाब होगा ऑरेंज रंग की पगड़ी नानू काका ने अपने सर पे बांध रखी थी। और इसके लिए मनोहर मालगांवकर की रचना ए पिंच ऑफ स्नफ देख सकते हैं।
15 कहता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू जॉन डन हु हैज नो डिजायर। आइए अब बच्चों चलते हैं पोएट्री के तरफ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जॉन डन जो है ना, वो किसको कहते हैं कि उनको कोई डिजायर नहीं है, उनको कोई हसरत नहीं है, उनको कोई इच्छा नहीं है। यानी किसको कोई इच्छा नहीं है? द मून को, द स्टार्स को, द सन को, द अर्थ को। याद है ना बच्चों? द सन जी, वो ये कहते हैं कि सूर्य की कोई हसरत नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है, उनकी कोई इच्छा नहीं है, और मेरी इच्छा तुम हो, इसलिए मैं सूर्य से भी तेज जाऊंगा और उनसे भी तेज आऊंगा। अतः 15 का बी होगा द सन। नंबर 16 कहता है बच्चों कि मैकाबीटी इज द पेट कैट ऑफ। आपको बताना है कि मैकाबीटी निम्न में से किसकी बिल्ली है? डी.एच. लॉरेंस की है, टी.एस. इलियट की है, रूपर्ट ब्रुक की है, या इनमें से किसी की नहीं है? बच्चों वो टी.एस. इलियट की है। किसकी है? टी.एस. इलियट की। याद रखिएगा किसकी है? टी.एस. इलियट की। बच्चों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें और अपने सुझाव भी दें। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बच्चों 17 कहता है कमला दास विश टू पीप थ्रू द, यानी कमला दास जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस की कवयित्री है ना, उनकी इच्छा होती थी कि मैं झांक करके देखूं विंडो से, डोर से, माइक्रोस्कोप से, या कहीं से नहीं। याद रखिएगा विंडो से। कहाँ से झांकना चाहती थी वो? विंडो से। तो 17 का ए होगा। और इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में 174 नंबर पेज पे कमला दास की रचना माई ग्रैंड मदर्स हाउस देख सकते हैं। नंबर 18 कहता है बच्चों कि माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न्ट फिंगर्स इज फ्रॉम। आपको बताना है कि यह जो पंक्ति है ना किस कविता से ली गई है? माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा तुम उन अधजली उंगलियों को देखते हो ना। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? याद रखिएगा बच्चों, फायर हिम से। कहाँ से ली गई है? फायर हिम से। और इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में के.एन. दारूवाला की रचना फायर हिम देख सकते हैं बच्चों। 19 कहता है द पोएट थिंक्स इज नॉट एवरलास्टिंग, यानी कवि का ये मानना है कि निम्न में से कौन एवरलास्टिंग नहीं है, यानी समय के क्रम में नष्ट हो जाना है। वेल्थ, पैलेस, ब्यूटी, ज्वेलरी सब तो नष्ट ही हो जाने वाला है। लेकिन जब आप वो पढ़ेंगे ना, इस कविता का नाम होगा माई ग्रैंड नहीं, स्नेक नहीं, फायर हिम नहीं, मैकाबीटी नहीं, सोल्जर नहीं, एन एपिटाफ होगा। एन एपिटाफ पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग, सुंदरता जो है ना वो बहुत दिनों तक टिकने वाली नहीं है, समय क्रम में वो नष्ट हो जाती है। अतः 19 का बी होगा। और इसके लिए बच्चों आप वाल्टर डिलामेयर की रचना एन एपिटाफ देख सकते हैं। नंबर 20 कहता है नाउ द आर फॉलिंग फास्ट। आपको बताना है कि निम्न में से कौन बहुत तेजी से गिर रहा है? ट्रीज, फ्रूट्स, सीड्स या लिव्स। तो बच्चों यह पोएट्री का नाम ही है ना, द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसलिए 20 का सही जवाब होगा लिव्स। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। बच्चों 21 कहता है रूपर्ट ब्रुक डाइड ऑफ। आपको बताना है कि द सोल्जर के जो कवि हैं ना रूपर्ट ब्रुक, उनकी मृत्यु निम्न में से किस बीमारी से, किस डिजीज से हुई? सेप्टिसेमिया से हुई, सेप्टिसीमिया से हुई, मलेरिया से हुई, टाइफाइड से हुई, या किसी से नहीं हुई? बच्चों याद रखिएगा कि रूपर्ट ब्रुक की मृत्यु सेप्टिसीमिया नामक रोग से हुई थी। अतः 21 का ए होगा। बच्चों 22 कहता है कि ओल्ड इंग्लिश हैड डायलेक्ट्स, यानी ओल्ड इंग्लिश में कितनी बोलियां थी, कितनी डायलेक्ट्स थी? याद रखिएगा बच्चों, मिडिल इंग्लिश में 5 थी लेकिन ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स थी। अतः 22 का ए होगा। और इसके लिए आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश नामक बुक देख सकते हैं। नंबर 23 कहता है पियर्स एंड प्लोमैन इज द राइटिंग ऑफ। पियर्स एंड प्लोमैन जो है ना बच्चों, या निम्न में से किसकी राइटिंग है? लैंगलैंड की है, जॉन डन की है, चौसर की है, या किसी की नहीं है? याद रखिएगा लैंगलैंड की है। किसकी है बच्चों? लैंगलैंड की रचना है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा आप। और इसके लिए आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश नामक बुक देख सकते हैं। नंबर 24 कहता है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस हैपेंड इन, यानी प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन कब हुआ? ठीक है, 1476 में, 1477 में, 1576 में, 1577 में। याद रखिएगा बच्चों 1476 में प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक, तो 24 का ए सही होगा। और 25 कहता है कि मिडिल इंग्लिश केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। आपको बताना है कि मिडिल इंग्लिश की शुरुआत कब हुई? 1150 में, 1050, 1250 या 1066 में? याद रखिएगा 1150 में मिडिल इंग्लिश की शुरुआत हुई थी। ठीक है बच्चों, तो ये आज की वीडियो में 25 प्रश्नों के साथ आपने प्रैक्टिस किया। मैं फिर से कहता हूं कि आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन भी उतना बेहतर होगा। तो प्लीज़ अगर आज की वीडियो पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, प्रेम से बोलें, दिल से बोलें, जय हिंद।